तो एग्रीमेंट एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या है? तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, किस में कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, उसको पढ़ना है। तो एग्रीमेंट का मतलब है, जैसे सेक्शन 2E में लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। हर एक जो प्रॉमिस है और हर सेट ऑफ प्रॉमिस जो है फॉर्मिंग करता है कंसिडरेशन की। टू पर्सन के बीच में क्या होती है? कंसिडरेशंस होती हैं। एक अगर पर्सन पैसे दे रहा है तो दूसरा पर्सन उससे कार को खरीद रहा है, तो दोनों एक दूसरे को जो है आदान प्रदान कर रहे हैं। फॉर ईच अदर, एक दूसरे को, इज एन एग्रीमेंट, उसी को हम एग्रीमेंट बोलेंगे। एग्रीमेंट जो होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक पर्सन ने ऑफर दिया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों के बीच में कंसिडरेशन हुई, तो उसी को हम एग्रीमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल है, जैसे ए ने ऑफर किया टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर 50,000, तो ए ने बोला कि 50,000 में मैंने बेचनी है बी को अपनी बाइक, तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को। नाउ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी, तो दोनों के बीच में क्या बन गया? एक एग्रीमेंट बन गया। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुई, चीज़ों की कंसिडरेशन हुई, एक ने पैसे दिए दूसरे ने पैसे लिए, तो एक एग्रीमेंट हो गया। बट नॉट एग्रीमेंट ऑल कॉन्ट्रैक्ट, बट नॉट ऑल आर एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो हर एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ओनली दोज एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम कॉन्ट्रैक्ट, जो एनफोर्सिबल बाय लॉ होते हैं, कोर्ट में जिनको हम स्यू कर सकते हैं, उन्हीं को ही हम कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। सेक्शन 2H में ये लिखा हुआ है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या कैपेसिटी है? कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसकी क्या क्या कैपेसिटी है और उसका क्या मीनिंग है? तो कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 11 में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ। तो हर एक पर्सन जो कॉम्पिटेंट है, अपने आप में सक्षम है, टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी, जिसकी एज जो है मेजॉरिटी हो, 18 प्लस का हो, साउंड माइंड का हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड हो, जिसको हर एक बात का पता हो, डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए लीगली फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिव बाय एनी लॉ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर सके किसी भी लॉ का कॉन्ट्रैक्ट कर सके, किसी भी चीज़ का लॉ के द्वारा कानूनी कॉन्ट्रैक्ट कर सके, उसी को हम बोलेंगे कि ये कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के। 3 एसेंशियल है कैपेसिटी के, मस्ट भी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी, एलियन एनिमीज नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कन्विक्ट्स नहीं होना चाहिए, फॉरेन सोवरियन नहीं होना चाहिए। तो एलियन एनिमीज कोई दुश्मन वगैरह हमारा नहीं होना चाहिए। उसके केस जो है सॉल्व होने चाहिए, वो ठीक ठाक चरित्र का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट केस नहीं होने चाहिए, कन्विक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, फॉरेन सोवरियन नहीं होना चाहिए जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो फॉरेन में फॉरेन का सोवरियन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बाद में किससे पूछेंगे कॉन्ट्रैक्ट किससे किया हमने। हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन कौन इंसान है जो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में? तो एग्रीमेंट में जो हमारे कैपेसिटी हो, एग्रीमेंट एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट सबसे पहले, फिर कॉन्ट्रैक्ट टू कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन नहीं होता कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए? तो माइनर 3 बताए थे, जैसे सबसे पहले माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो माइनर में जैसे मोहरी बीबी का केस है, मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष का 1903। माइनर एग्रीमेंट जो है वाइड एबिनिशियो, शुरू से ही ये वाइड माना जाता है, वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि 18 से कम का लड़का था ये और इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 16 का था और इसने बारो किया 50,000 को अपनी संपत्ति को
दिखाते हुए, तो ही कैन नॉट बी लीगली फोर्स टू रीपे। तो उसको लीगली फोर्स नहीं किया जा सकता था कि वो पैसे जो है वापस करे। सेकंड पार्टी जो है पैसे वापस मांग रही थी कि चलो जो अगर माइनर है, उसकी मम्मी ने जब कोर्ट में बोला कि मेरा बेटा तो माइनर था, तो इन्होंने कैसे कोर्ट में केस लगा लिया मेरे बेटे को के से कॉन्ट्रैक्ट ही इनका कैसे बना कि जब जो माइनर था। तो वो बोल रहे थे कि चलो ठीक है, जो मान लेते हैं हम माइनर है, मगर हमारे जो पैसे हैं वो वापस कर दे जितने हमने इसको दिए हैं। मगर कोर्ट ने बोला कि जब एक माइनर के साथ आप कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है जे। लीगली फोर्स टू रीपे, आप फोर्स नहीं कर सकते इसको रीपे के लिए, क्योंकि ये 16 ईयर्स का था। तो ये केस जो है वाइड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही ये वाइड है, वाइड एब इनिशियो, क्योंकि माइनर था बच्चा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, लूनेटिक है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, मेंटली इल है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसने, अगर कोई शराबी है, कोई किसी ने नशा किया हुआ है, तो जब तक उसके सिर पे नशा है तो तब तक वो बोलेगा हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो जब सिर से नशा उतरेगा तो बोलेगा कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था। तो ऐसे पर्सन के साथ भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जितनी देर तक वो उस हालत में है। एक्स ने जैसे ड्रंक किया है, एग्री किया उसने कार बेचने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइडेबल है। बाद में वो बोलेगा जब नशा उतरेगा कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था, तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तब तक जो है वाइडेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइडेबल माना जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट जो है साउंड माइंड में आएगा तो फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अनसाउंड माइंड में जब तक है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, तो जो जिन पर्सन को कानून ने डिस्क्वालीफाई किया है कि इन पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप करेंगे तो आपकी गलती है। एलियन एनिमीज हैं, जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन है जिनके केस फंसे हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टी जो है सीज हुई है, कन्विक्टेड है, जिन्होंने कोई क्राइम्स किए हुए हैं, फॉरेन रूलर्स हैं, कॉरपोरेशन आउटसाइड देयर पावर्स, तो उनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी मिस्टेक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनके साथ नहीं हो सकते। जैसे एक बैंकरप्ट पर्सन है, तो वो भी एंटर नहीं हो सकता फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में रिगार्डिंग हिज प्रॉपर्टी के दौरान, क्योंकि उसने बैंकरप्ट किया है, उसने बैंक को ही लूट लिया है, तो उसकी प्रॉपर्टी अगर कोई बेच रहा है तो दूसरा पर्सन अगर खरीद रहा है वो भी उस चक्कर में फंस जाएगा। तो इसलिए बैंकरप्ट पर्सन के आप नहीं कर सकते हैं। ये जो बताए हुए हैं चारों, इनमें आप किसी के साथ भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अब नीरव मोदी जो है, बैंक का पैसा जो है चुकाना था तो नहीं चुकाया था, तो वो फॉरेन में चले गए, भाग गए। तो अब कोई पर्सन उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, वो आए तो कॉन्ट्रैक्ट करें किसी पर्सन के साथ, तो उस पर्सन की गलती है जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये इन बैंक के ये मुस्लिम हैं, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है गलत है, माना नहीं जाएगा, कॉम्पिटेंट नहीं है, बाद में वो क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है जैसे वैलिड कैपेसिटी एग्जाम्पल, 20 ईयर्स ओल्ड साउंड माइंड है, सेल्स लैंड बेची उन्होंने, एग्रीमेंट इज वैलिड, वैलिड भी हो गया एग्रीमेंट। इनवैलिड एग्रीमेंट जो है कैपेसिटी एग्जाम्पल जैसे 17 ईयर जो है लोन एग्रीमेंट किया उन्होंने, तो वाइड बिकॉज सी इज ए माइनर, वो वाइड माना गया, नल माना गया, क्योंकि वो माइनर है, 17 है, 18 प्लस का होगा तो वो मेजर होगा, तो वो वाइड माना जाएगा। तो अगर 18 से कम होगा तो वो वाइड माना जाएगा। इसमें जैसे केस स्टडी मोहरी बीबी का केस है बहुत मशहूर, दामोदर दास घोष, तो जे माइनर था लड़का तो वाइड एबिनिशियो शुरू से ही बना। माइनर मोर्टेज किया इसने प्रॉपर्टी का, मनी लेंडर को किसी को मोर्टेज किया अपनी प्रॉपर्टी, तो 50,000 भी इसने लिया था। तो बाद में जब दामोदर दास घोष ने स्यू किया कोर्ट में पैसे वापस करने के लिए, मदर ने इसकी केस कर दिया मोहरी बीबी ने कि मेरा बेटा तो माइनर था, तो उन्होंने कैसे कोर्ट में स्यू किया, केस किया, कैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे बेटे के साथ, उन्होंने कोर्ट में स्यू किया। तो दामोदर घोष ने सोचा कि चलो मेरे पैसे ही वापस मुझे मिल जाए, तो पैसे जो है वापस कैसे, कोर्ट ने बोला कि जब वाइड ऑफ इशू है, शुरू से ही जो कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर से आपका हुआ था, तो ये शुरू से ही जो है नल है, वाइड है। रंगना रंगनायक कम्मा वर्सेस अलवर सेठी 1889 में,
consent obtained by coercion in marriage contract was held voidable। तो इसमें जो है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो करेशन के साथ हुआ था, जोर जबरदस्ती के साथ जो है मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो ये वाइडेबल माना गया। इंदर सिंह परमेश्वर दारी सिंह 1957। कॉन्ट्रैक्ट जो मेड होता है माइनर के बीच में डिक्लेयर्ड वाइड एंड नॉट एनफोर्सेबल, उसको वाइड माना जाता है और एनफोर्सेबल माना जाता है शुरू से ही, क्योंकि माइनर के साथ कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो वाइड ही माना जाएगा। वाइड एविनिशो शुरू से ही जो वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड मान दिया जाएगा, क्योंकि वो माइनर के साथ हो रहा है। अगला बंदा जो है माइनर समझ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो भी अपनी चालाकी में होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बच्चे से कर लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, पेरेंट्स को कौन सा पता चलेगा, तो वो वाइड एविनिशो शुरू से ही माना जाता है। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं एग्रीमेंट जो होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी होती है। कैपेसिटी रिक्वायर्स मेजोरिटी, कैपेसिटी क्या क्या चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मेजोर होना चाहिए सबसे पहले पर्सन 18+ का, साउंड माइंड होना चाहिए उसका, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ, लॉ को मानने वाला होना चाहिए, लॉ को तोड़ा है उसने अगर वो डिस्क्वालीफाइड हुआ है लॉ के द्वारा, तो ऐसे पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपकी ही मिस्टेक उसमें होगी, आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा बाद में, कॉन्ट्रैक्ट का पैसे भी दे दिए और पैसे भी गए और सब गया। माइनर कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड अनसाउंड माइंड, माइनर कॉन्ट्रैक्ट जो है इज इक्वल टू वाइड अनसाउंड माइंड इज इक्वल टू वाइडेबल, डिस्क्वालीफाइड पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पूरा हो गया। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Please.